व्याकरण को शुद्ध रूप से जानने समझने के लिए हम लोग जो हैं वह उसे 3 आधारों पर हम लोग बांटते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में वर्णों के बारे में विस्तृत चर्चाएं होती है, जिसमें कि अक्षरों के विभिन्न रूपों और उच्चारणों को हम लोग जानते हैं, और उसके सही उच्चारण को जानने के पश्चात जो है वह भाग आता है शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण, जब शब्द बनाया जाता है तो हम लोग ऐसे शब्द बनाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जब अर्थ निकलता है तो हमारी बातों को सुनने वाला श्रोता जो होता है वह उन बातों को समझता है, और समझने के पश्चात वह उसका प्रत्युत्तर दे पाता है। और अगर हम कोई निरर्थक शब्द बोलते हैं तो उसे वह समझ नहीं पाता है और उसका प्रत्युत्तर नहीं देता। तो जब हम संवाद करते हैं तो उसमें अनेक तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो उन शब्दों का कोई ना कोई, सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, और प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना होता है। उन वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। यदि इन शब्दों में वर्णों के स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए तो वह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह निरर्थक हो जाएगा। और अगर जब तक, जैसे कि एक शब्द नहीं, कमल में क, म और ल, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अगर इसे एक बार उल्टा भी कर दें तो क, ल, म, कलम, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है। लेकिन वहीं अगर कहें म, क, ल, मकल, तो मकल का या ल, म, क, लमक, इसमें वही तीनों वर्ण हैं, लेकिन इसका व्यवस्थित रूप नहीं है, और व्यवस्थित रूप ना होने के कारण इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे ही हम उन वर्णों के उचित मेल को हम लोग शब्द कहेंगे। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल जो होता है वह शब्द कहलाता है। और जहाँ सार्थक है तो उसके विपरीत में निरर्थक भी होता है। तो इस आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द का अर्थ है कि अर्थ सहित, या वह शब्द जिसमें अर्थ हो, यानी वह अर्थयुक्त हो। जैसे घर, नमक, अजगर, गुलाब, अध्यापक इत्यादि। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है। इन शब्दों का उच्चारण करते समय हमारे मस्तिष्क में इसके चित्र उभर आते हैं। जो सार्थक शब्द हैं उन शब्दों का अगर वह किसी न किसी रूप में, अगर किसी चीज़ का, किसी वस्तु का नाम है तो वह हमारे दिमाग में आ जाता है। और निरर्थक शब्द का अर्थ है अर्थहीन, यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले, जो निरर्थक शब्द हैं। जैसे इसका प्रयोग होता है लेकिन वह सार्थक शब्दों के साथ में अगर करते हैं तो वह तुकबंदी मिलाने में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी वानी, चाय वाय, रोटी सोटी। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग युग में करते हैं, लेकिन इसका पहला शब्द जो है वह सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। भाषा में गति लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद आता है शब्द का भेद। शब्द के भेदों को हम लोग मूल रूप से 4 आधारों पर बांटते हैं, और वे आधार हैं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो पहला भाग जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति जब हुई, कैसे हुई, जो उत्पत्ति का मूल रूप क्या था, आधार, उस आधार पर जो है वह आधार कहलाए उत्पत्ति का आधार। तो उसमें आता है 4 रूप है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हिंदी भाषा जो है वह, इसका शब्दकोश बहुत ही समृद्ध है और इसमें विभिन्न प्रकार के अनेकों शब्द इसमें आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा वह की माता कही जाती है संस्कृत, तो संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा गया है। इसलिए इसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द हूबहू अपने रूप में इसमें हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और जो शब्द हिंदी में, संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पवन, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और इसमें बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम लोग इसका प्रयोग संस्कृत में करते हैं।
हिंदी में भी करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं। तो हिंदी में इसका प्रयोग होता है, तो हिंदी में ये संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है। तत् उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात जब तत्सम के शब्द जिसमें थोड़ा परिवर्तन करके जब बोला जाता है तो उसे हम लोग तद्भव का शब्द कहते हैं। थोड़ा बदलाव होता है। जैसे संस्कृत के शब्द हैं का शब्द है दुग्ध, दुग्ध को थोड़ा परिवर्तित करके जब हम बोलते हैं हिंदी में तो वह दूध कहलाता है। रात्रि को परिवर्तित करके बोलते हैं तो वह रात कहलाता है। इस प्रकार से तत्सम और तद्भव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे संध्या संस्कृत का शब्द है, उसे हम तद्भव में सांझ बोलते हैं। सूर्य का तद्भव रूप है सूरज, अंधकार का तद्भव रूप है अंधेरा, उज्ज्वल का तद्भव रूप है उजला, क्षेत्र का तद्भव रूप है खेत, चंद्र चांद, पाषाण पाहन या पत्थर, वारिद मतलब तद्भव रूप बादल। इस प्रकार से पक्षियों के नाम भी हैं, जैसे काक कौआ, कोकिल कोयल, गौ गाय, घोटक घोड़ा। पक्षी पंछी कहलाता है तद्भव में। भ्रमर भंवरा, मक्षिका का तद्भव रूप मक्खी है। मयूर मोर, सर्प सांप, उलूक उल्लू, उष्ट्र ऊंट, कच्छप कछुआ, कीटक कीड़ा, करकट केकड़ा, चटिका चिड़िया, वानर बंदर, वर्कर बकरा, वत्स बछड़ा, मत्स्य मछली, मत्सर मच्छर, मंडूक मेढक, श्रृगाल सियार, भल्लूक भालू, गिद्ध गिद्ध। इस प्रकार से कुछ रिश्ते नाते के शब्द हैं, जैसे भगिनी बहन या बहन, भ्रातृ भाई, मातृ माता, वधू बहू, कुमार कुंवर, पुत्र वधू पतोहू, पौत्र पोता, पौत्री पोती। अंगों के नाम अंगुली उंगली, अक्षी आँख, ओष्ठ होठ, कर्ण कान, जिह्वा जीभ, दंत दांत, नसिका नाक, पद पाँव, हस्त हाथ, मुख मुंह, मुष्टि मुट्ठी, अंगुष्ठ अंगूठा, स्कंध कंधा, भ्रू भौं, बाहु बाह। इसके बाद जो शब्द हैं वह तद्भव के बाद जो शब्द हैं वह विदेशी शब्द अर्थात विदेशज। समय समय पर अनेक विदेशी भारत में आए और उनकी भाषाओं के शब्द हमारे शब्दों को प्रभावित किया, उनकी भाषाओं के शब्दों ने, और उसका प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा। जब जिन शब्दों को हम किसी और नाम से बोलते थे उसे वो किसी और नाम से बोलने लगे, तो प्रयोग में लाते लाते वे शब्द भी हमारी भाषा में मिल गए और उन्हें हम उस नाम से भी जानने लगे। और इस प्रकार के शब्द जो हैं वह हमारी भाषा में भी धड़ल्ले से अभी भी बोले जाते हैं, जैसे कि अदालत, औरत, तारीख, मुकदमा। यह सब अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं। फिर है आदमी, चश्मा, चाकू, दुकान। यह सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तोप, ताश, चमचा, तमगा, मेडल को तमगा कहते हैं। यह सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द अपील, कॉलेज, डॉक्टर, फीस, रेल। यह सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच और फ्रांसीसी भाषा के शब्द में आता है रेस्तरां, कर्फ्यू, बिगुल, पुलिस। यह सब फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। देशज शब्द जो देश के अंदर में जो उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग देशज। तो इस प्रकार से तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्दों के बाद कुछ ऐसे शब्द भी हमारी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं जो हमारे देश के अंदर में बोले जाते हैं। जो हमारे देश के अंदर
हमारी बोलियों से निकले हुए शब्द हैं, जो हमारी बोलियों में बोले जाते हैं, वे शब्द हिंदी में जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द हमारी बोली और उपबोलियों से हिंदी भाषा में आते हैं। और तो भारत की भाषाएं, हाँ, जो शब्द अपने देश की भाषाओं, बोलियों और बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं और जिनके स्रोत का पता नहीं चलता है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, धोती, पगड़ी, खटिया, खिड़की, फुनगी, यह सब शब्द हमारी बोलचाल से जो है वह हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए हैं, तो इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब इसके पश्चात एक रूप है, वह है संकर। संकर में दो अलग अलग नस्लों के सम्मिश्रित रूप को हम लोग संकर कहते हैं। तो वैसे ही शब्दों में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दंस अनुस्वार कर संकर, इसका मतलब होता है मिश्रित शब्द। दो संकर शब्द मतलब मिश्रित शब्द, अर्थात दो विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से बने हुए शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। इसमें जो भी शब्द हैं वह दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे खून, पसीना, तो खून फारसी शब्द, पसीना हिंदी शब्द। छायादार, छाया हिंदी शब्द, दार फारसी शब्द। जेल खाना, तो जेल अंग्रेजी शब्द और खाना फारसी शब्द। बिग बाजार, बिग अंग्रेजी शब्द और बाजार फारसी शब्द। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी शब्द। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द, चार्ज अंग्रेजी शब्द। घर द्वार, घर गृह का तद्भव रूप है, घर तद्भव और द्वार तत्सम। नागालैंड, नागा तद्भव रूप और लैंड अंग्रेजी शब्द। इसके बाद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है वह शब्द के तीन भेद बताए गए हैं। पहला, ऐसा शब्द जो दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बना है और अलग अलग अक्षरों के रूप में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु जब वे दोनों अक्षर मिल जाते हैं तो वह एक नए शब्द, नए अर्थ के लिए वह सुनिश्चित हो जाते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है, लेकिन अगर उसे हम खंड कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे क और ल, कल। कल का मतलब होता है बीता हुआ कल या आने वाला कल, लेकिन जब वह कल मिल जाता है तो इसका एक अर्थ हो जाता है। हाँ, तो अलग अलग रूप में क और ल का अपना, ऐसे हम लोग कहते हैं क से कबूतर, ल से लड्डू, लेकिन इसका वह शुरू होने वाला शब्द है, उसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जब उस दोनों को मिला दिया जाता है तो वह एक निश्चित अर्थ के लिए वह रूढ़ हो जाता है, यानी वह एक निश्चित अर्थ को देता है, इसलिए इसे रूढ़ कहते हैं। उदाहरण है जैसे कमल, कमल, कमल में भी वही बात है। तो स्वतंत्र रूप में इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब यह मिला दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है। वैसे ही जल या और कोई भी रूप में हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो वैसे जो अलग अलग अक्षरों के रूप में होते हैं और उस समय उसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन मिलने के बाद वह एक अर्थ को देता है। यौगिक में यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से मिलकर बने होते हैं, इनके दोनों भागों का अर्थ होता है और ये दोनों मिलने पर जब एक सामान्य अर्थ को देते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्या और अर्थी, विद्या ज्ञान और अर्थी उसको अर्जन करने वाला, तो विद्यार्थी का अर्थ होता है, एक सामान्य अर्थ दिया जाता है। पाठशाला, पाठ और शाला, पाठ का मतलब पाठ पढ़ना और पढ़ाई, और शाला घर, तो इस दोनों के मिलने से एक सामान्य अर्थ मिल रहा है। तो यह दो सार्थक शब्दों के योग से बनता है। जैसे पंख और ज, तो पंकज, पंख मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला पंकज, यह सब जो है वह यौगिक रूप में आता है। लेकिन यह पंकज के अलावे एक दूसरे अर्थ को भी दे रहा है जिसका अर्थ होता है कमल। तो इस रूप में यहाँ पर यह पंकज शब्द यौगिक न मान के योग रूढ़ कहलाता है। सिर्फ यही समझने की चीज़ है, यौगिक और योग रूढ़ में अंतर।
जब दो अलग अलग शब्द मिलकर के एक सामान्य अर्थ को दे रहे हैं और उसका एक अर्थ होगा तो वह यौगिक कहलाएगा। वैसे ही लेकिन योग रूढ़ में जब वह एक सामान्य अर्थ को तो दे ही रहा है, पंकज मतलब पंख में जन्म लेने वाला पंकज, और जब यह उसको छोड़ करके एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग योग रूढ़। वह तीसरा भेद है योग रूढ़, जिसमें यौगिक भी है और वह एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ है। जैसे रूढ़ में दो अलग अलग अक्षरों के मिलने से एक तीसरे अर्थ, वह उस दोनों अक्षरों के अलावे वह एक अर्थ के लिए रूढ़ होता है, वैसे ही यौगिक शब्द जब किसी अर्थ के लिए, विशेष के लिए, निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं उसे कहते हैं। जैसे जलज का मतलब जल में जन्म लेने वाला, जल का मतलब होता है, और ज का मतलब होता है जन्म लेना, और जल में जन्म लेने वाला वह जलज कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जलज, यानी कि वह कमल का फूल। तो इस प्रकार से हम लोग उसे कहेंगे, यानी महादेव, महान है जो देव, महादेव, तो अर्थात वह महादेव शंकर की ओर बतलाता है, इसलिए यह एक निश्चित अर्थ शिव जी के लिए वह रूढ़ हो जाता है, तो महादेव शब्द यहाँ पर योग रूढ़ कहलाएगा। इसके बाद है व्याकरण अर्थात प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है वह शब्द के दो भेद बतलाए गए हैं। एक ऐसा शब्द जिसमें कि परिवर्तन होता है और दूसरा ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तनशील है, जिसमें कि विभक्ति, लिंग, काल, वचन, यह सब के आधार पर, कारक के आधार पर जब किसी न किसी रूप में परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात परिवर्तनशील शब्द कहलाते हैं, तो उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं, जिसमें कि विभक्ति, लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। काल के अनुसार से इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें कि विभक्ति, लिंग, काल और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और वाक्यों में यह वैसे ही अपने अपरिवर्तित रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन शब्दों को संस्कृत में अव्यय शब्द कहते हैं और हिंदी में इसे अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि यह अपरिवर्तनशील होते हैं। उन अपरिवर्तनशील शब्दों में 4 प्रकार के शब्द आते हैं, वह है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन सारे भेदों के आधार पर हम लोग उसकी चर्चा आगे के अध्यायों में करेंगे। इसमें जो मुख्य आधार होगा वह होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और यह सब विकारी शब्द, और इसके आगे का जो है वह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो शब्दों को इन 4 और 4 8 भेदों के आधार पर बांधा गया है और व्याकरण में इन शब्दों का ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और सही शब्दों का ज्ञान होने के बाद में ही हम सही वाक्य का निर्माण कर सकते हैं और सार्थक और सुव्यवस्थित वाक्य हम लोग बोल सकते हैं तथा लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को सुने, देखें और इसे समझकर अपनी व्याकरण पुस्तक के आधार पर इसे पढ़ें। धन्यवाद।